विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के साप्ताहिक कार्यक्रम साइटेक में और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज के अंक में बात करेंगे तारों के जीवन चक्र से जुड़े एक रोचक शोध के बारे में और साथ ही जानेंगे कि क्या है नींद का विज्ञान। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। तमाम अध्ययन के बावजूद इस ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य सिमटे हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य है तारों की मृत्यु। वैज्ञानिकों के लिए ये अभी भी शोध का विषय है कि एक तारा क्यों और कैसे अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है। इसी क्रम में आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक अहम खोज की है। क्या है ये खोज, आइए देखते हैं। तारों का जीवन सफर भी इंसानों जैसा होता है। वे उत्पन्न होते हैं, अपने द्रव्यमान के अनुसार अलग अलग चरणों से गुजरते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। तारे मर जाते हैं क्योंकि वे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये अंत काफी नाटकीय होता है। एक तारे के जीवन के अंत में होने वाली घटनाएं उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। वास्तव में एक बड़ा तारा अपने हाइड्रोजन ईंधन की खपत तेजी से करता है, लेकिन फिर भी इतना गर्म होता है कि हीलियम और कार्बन जैसे भारी तत्व जल्द ही फ्यूज हो जाते हैं। ईंधन खत्म होने पर तारे का पदार्थ इसके कोर या केंद्र की तरफ बह जाता है। नतीजा, कोर इतना भारी हो जाता है कि वो अपना गुरुत्वाकर्षण बल सह नहीं पाता और ढह जाता है। बाहरी परतें फट जाती हैं और एक असाधारण रूप से बहुत बड़ा विस्फोट होता है। अत्यधिक द्रव्यमान वाले तारों की मृत्यु के समय होने वाला यह विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। ये वास्तव में कोर कोलैप्स सुपरनोवा है, जिससे न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल्स का जन्म होता है। यानी सुपरनोवा एक पालना है जिसमें नए तारे जन्म लेते हैं और ब्रह्मांड में भारी तत्वों का संश्लेषण होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो सबसे अहम पार्टिकल्स निकलते हैं वो है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का जन्म कोर कोलैप्स सुपरनोवा विस्फोट प्रक्रिया में होता है। उदासीन प्रकृति और तारकीय पदार्थों के साथ अत्यंत कमजोर इंटरैक्शन के कारण न्यूट्रिनो मरते तारे से बाहर निकल जाते हैं और साथ ही मरते तारे का 99% ऊर्जा अपने साथ ले जाते हैं। ये नन्हे न्यूट्रिनो एकमात्र संदेश वाहक हैं जो तारे की गहराई में छिपी सूचना को समेटे होते हैं। न्यूट्रिनो के 3 प्रकार होते हैं जिन्हें फ्लेवर्स कहा जाता है। ये हैं इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउऑन। ये तीनों फ्लेवर्स लगभग समान होते हैं। अत्यंत कम द्रव्यमान के कारण इन्हें लंबे समय तक शून्य द्रव्यमान वाला माना जाता रहा था, लेकिन इन सरल पार्टिकल्स की अपनी जटिलताएं हैं। 7 दशक पहले इनकी खोज की बाद से न्यूट्रिनो को लेकर भौतिकीविदों में समझ बढ़ी है। वर्तमान सुपरनोवा मॉडल्स के मुताबिक म्यूऑन और टाउऑन न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के गुण समान हैं और वे एक ही प्रजाति के रूप में माने जाते हैं। ज्यादातर अध्ययन इस अवधारणा के तहत की गई है कि सभी फ्लेवर्स के न्यूट्रिनो तारे से निकलने के बाद समान व्यवहार करते हैं, लेकिन एक नया शोध इस मॉडल में त्रुटि बता रहा है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने जर्मनी स्थित मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स और अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर विशाल तारों की मृत्यु को लेकर कुछ नए रहस्यों को उजागर किया है। उन्होंने अपने शोध में पाया कि सामान्य रूप से नजरअंदाज किए जाने वाला म्यूऑन और टाउऑन न्यूट्रिनो सुपरनोवा विस्फोट पर न्यूट्रिनो के प्रभाव को समझने में अहम साबित हो सकते हैं, जो कि वर्तमान मॉडल के विपरीत हैं। ये शोध हाल ही में फिजिकल रिव्यू लेटर्स नामक जर्नल में प्रकाशित हो चुका है। सैद्धांतिक रूप से ये माना जाता है कि न्यूट्रिनो आपस में फ्लेवर की अदला बदली कर सकते हैं। ये बदलाव
नैनोसेकंड में हो सकता है। फ्लेवर के इस रूपांतरण से सुपरनोवा की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर अलग अलग कोणीय वितरण के साथ उत्सर्जित होता है। ये तेज बदलाव प्रकृति में अरैखिक या नॉन लीनियर होते हैं। शोधकर्ताओं ने पहली बार सुपरनोवा में सभी 3 फ्लेवर वाले न्यूट्रिनो के इस रूपांतरण का एक नॉन लीनियर सिमुलेशन किया। इससे स्पष्ट हुआ कि न्यूट्रिनो के तीनों फ्लेवर्स में भिन्नता काफी प्रासंगिक है और किसी भी एक फ्लेवर की उपस्थिति को नजरअंदाज करने से फ्लेवर के आपसी रूपांतरण के बारे में अधूरी तस्वीर आती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये 3 फ्लेवर स्टडी जरूरी है, क्योंकि तेज दोलन इस सवाल का जवाब प्रभावित कर सकता है कि क्यों और कैसे कुछ भारी द्रव्यमान के तारे सुपरनोवा के रूप में मरते हैं, जबकि कुछ नहीं। अक्सर आपने सुना होगा कि भरपूर नींद सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन नींद आखिर सेहत को कैसे प्रभावित करती है? क्या होता है नींद के दौरान? वैज्ञानिकों ने नींद से जुड़े सवालों को ज़ेब्रा फिश के जरिए समझने की कोशिश की है। कैसे? आइए देखते हैं। हम सोते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। ऑक्टोपस से लेकर कीट से लेकर सभी वर्टिब्री यानी मेरुदंड वाले प्राणी सोते हैं। लेकिन नींद के उन लम्हों में हमारे शरीर में आखिर क्या होता है? स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर स्लीप साइंस एंड मेडिसिन के तंत्रिका वैज्ञानिक फिलिप मोरैन और उनकी टीम ने इसका जवाब नन्ही ज़ेब्रा फिश में ढूंढने की कोशिश की है। जुलाई 2019 में नेचर में प्रकाशित उनके शोध पत्र के मुताबिक नींद का अस्तित्व 450 मिलियन साल से भी पहले मौजूद है। आपने मनुष्यों में नींद की 2 चरणों के बारे में सुना होगा, जिन्हें रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैम कहते हैं। नॉन रैम या स्लो वेव स्लीप एक गहरी नींद की अवस्था है, जिसमें मस्तिष्क की गतिविधियां धीमी और सिंक्रोनाइज्ड यानी साथ साथ होती हैं और मांसपेशियां पूरी तरह से विश्राम में होती हैं। दूसरी तरफ रैम को पैराडॉक्सिकल यानी विरोधाभासी स्लीप कहा जाता है, क्योंकि ये एक विरोधाभास को दर्शाता है, जिसमें मस्तिष्क ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो जगा हुआ हो, लेकिन शरीर खासकर मांसपेशियां पूरी तरह से विश्राम में होती हैं। नींद के मामले में मनुष्यों और ज़ेब्रा फिश के व्यवहार में समानता होती है। ज़ेब्रा फिश एक अत्यंत छोटी पारदर्शी वर्टिब्री है। ये अन्य किसी भी वर्टिब्री की तुलना में आसानी से बड़ी संख्या में पैदा की जा सकती हैं और वैज्ञानिक उनकी शारीरिक प्रक्रियाओं को उनके पारदर्शी त्वचा के जरिए वास्तविक समय में देख सकते हैं। नींद पर शोध के लिए इन्हें एक आदर्श मॉडल जीव समझा जाता है। चूहों के विपरीत ये मनुष्य की तरह दिनचर हैं, यानी रात में सोती हैं और दिन में जागती हैं। मोरैन और उनकी टीम ने पूरे ज़ेब्रा फिश को स्कैन करने के लिए एक तकनीक विकसित की। उन्होंने ज़ेब्रा फिश के स्ट्रेन में एक जीन प्रविष्ट कराया। इस जीन के कारण ज़ेब्रा फिश एक फ्लोरोसेंट यानी प्रदीप्तिशील प्रोटीन बनाने लगी। ये प्रोटीन तभी प्रदीप्त होता यानी चमकता है जब कोशिका में कैल्शियम का स्तर बढ़ता है। कैल्शियम का स्तर बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधियों का संकेत है, इसलिए फिश की मांसपेशियां, मस्तिष्क, हृदय या आंख की पुतलियां जितनी सक्रिय होंगी, उतना ही प्रोटीन में चमक पैदा होगी। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक से ज़ेब्रा फिश के पूरे मस्तिष्क की मैपिंग की और साथ ही शरीर की मांसपेशियों की हर एक कोशिका को दर्ज किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि नींद के दौरान मनुष्य की तरह ही ज़ेब्रा फिश के मस्तिष्क की गतिविधियां काफी घट गईं। साथ ही 2 अलग अलग फेज देखने को मिले। एक फेज में मनुष्यों के स्लो वेव स्लीप की तरह न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं में स्लो सिंक्रोनाइज्ड गतिविधि देखने को मिली। दूसरे फेज में हालांकि कोई रैपिड आई मूवमेंट नहीं देखने को मिला, इसलिए इसे रेम नहीं कह सकते, लेकिन ज़ेब्रा फिश में भी ये मनुष्य जैसा ही विरोधाभासी था। बिना मांसपेशियों की गति के भी मस्तिष्क सक्रिय था। मोरैन और उनकी टीम को उम्मीद है कि ज़ेब्रा फिश पर आगे और शोध से मनुष्य की नींद संबंधी कई रहस्य उजागर होंगे। मोरैन के मुताबिक हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक समान होती हैं। आप जिन तंत्रिका कोशिकाओं के साथ जन्म लेते हैं, उन्हीं के साथ मृत्यु तक जीते हैं, इसलिए इन्हें हमें सहेज के रखने की जरूरत है। नींद वह अवस्था है जब हम हमारे मस्तिष्क की देखभाल कर रहे होते हैं। अब चूंकि ज़ेब्रा फिश और मनुष्य के बीच समानताएं स्थापित हो चुकी हैं,
मुरैन की योजना नींद को एक स्वभाव से आगे कोशिकीय, आणविक और जेनेटिक स्तर पर समझने की है। मुरैन के मुताबिक हमारा 80 से 90% डीएनए ज़ेब्राफिश के समान है और इस नन्हे जीव के बदौलत ही हम जानना शुरू कर चुके हैं कि नींद हमें कैसे जिंदा रखती है। उम्मीद है SciTech का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर SciTech देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। SciTech के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।